हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे और विषय का नाम है ट्रॉमा केयर। क्रिटिकल केयर में क्या? ट्रॉमा केयर। ट्रॉमा केयर, वेरी गुड। कई बार ट्रॉमा में हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट आता है, पॉलीट्रॉमा का होता है या फिर मल्टीपल इंजरी होती है, हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी, चेस्ट इंजरी, एब्डोमिनल इंजरीज। तो ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन जो कॉज ऑफ शॉक है क्या है? हेमोरेज। क्या है? हेमोरेज। हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन कॉज है। कई बार क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट ट्रॉमा का है वो शॉक के अंदर है। किसके अंदर है? शॉक। शॉक के अंदर मतलब कैसे होगा पेशेंट? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका फॉल होगा। एबीजी आप करवाओगे, एबीजी में आपको क्या मिलेगा? एसिडोसिस। क्या मिलेगा? एसिडोसिस। एसिडोसिस। सीबीसी करवाओगे, उसमें पेशेंट का एचबी आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो ये कुछ साइंस होते हैं जिसमें पेशेंट, और क्लिनिकली आप फील करोगे पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज वो कैसी होंगी? कोल्ड होंगी। कैसी होंगी? कोल्ड। कोल्ड होंगी, पेशेंट पेल होगा, ठीक है, ब्लीडिंग ज्यादा होने से। ठीक है, तो ये सारे साइंस होते हैं। अब पेशेंट को जब भी हेड इंजरी होती है, अगर हम बात करें सिर की, किसकी? सिर की वजह से कभी भी पेशेंट हेमोरेजिक शॉक में नहीं जाता। हेड की वजह से, स्पाइन की वजह से पेशेंट जाता है, हेमोरेजिक शॉक में नहीं जाएगा, न्यूरोजेनिक में जाएगा। किस में जाएगा? न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में। हमें जो ध्यान रखना है, अगर कोई पेशेंट हमारा पॉलीट्रोमा का शॉक में गया तो हमें ध्यान देना चेस्ट पे। किस पे? चेस्ट। चेस्ट पे। और दूसरा एब्डोमेन पे। किस पे? एब्डोमन। एब्डोमेन और चेस्ट पे ध्यान देना है। तीसरा हमें ध्यान देना है पेल्विस पे। किस पे? पेल्विस। पेल्विस पे। चौथा हमें ध्यान देना है जो कंपोनेंट है लॉन्ग बोन्स। किस पे? लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स, जो लंबी बोन्स होते हैं। तो सबसे लंबी बोन जो हमारी होती है फीमर है, उसके बाद टिबिया है, ठीक है, अगर रेडियस अल्ना, और ये हमारा पेल्विस जो है कॉम्पैक्ट बोन होती है। तो यहाँ पे हमें हेमोरेजिक शॉक में पेशेंट पे इन चीजों पे ध्यान देना है। अगर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का या ट्रॉमा का पेशेंट आया, उसका बीपी अगर कम आ रहा है, क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो आपको ऑलवेज सस्पेक्ट करना है पेशेंट को या तो चेस्ट इंजरी है, या एब्डोमिनल इंजरी, या पेल्विस इंजर्ड है, या फिर उसकी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है। ठीक है। कई बार टैकीकार्डिया जो होता है वो अर्लीस्ट साइन होता है शॉक का। क्या होता है? अर्लियर साइन ऑफ टैकीकार्डिया। पहले टैकीकार्डिया होता है, उसके बाद में ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है। तो हमारा ध्यान पहले पल्स पे होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट की परसिस्टिंग पल्स अबो 100 आ रही है, 100, 120, 130, 140, 150, तो पेशेंट कहीं ना कहीं शॉक में है। इवन तो पेशेंट आपसे बात कर रहा है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, लेकिन पेशेंट शॉक में है। तो शॉक के जो यूजुअली क्या होता है, शॉक के बारे में धारणा होती है कि पेशेंट का बीपी कम हो गया, लेकिन बीपी कम होने से पहले क्या होता है? टैकीकार्डिया। हमें टैकीकार्डिया पे ध्यान देना और पेशेंट को अर्लीस्ट हमें कैच करना है कि वो शॉक में नहीं जाए। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ट्रॉमा के पेशेंट में, कई बार ट्रॉमा का पेशेंट क्या है? मिसमैनेज हो जाता है। मिसमैनेज का मतलब होता है जैसे अगर हॉस्पिटल के अंदर ट्रॉमा एक्सपर्ट्स नहीं है, या क्रिटिकल केयर की अवेलेबिलिटी नहीं है, या वो अवेयर नहीं है उन प्रोटोकॉल के साथ जो ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमन क्या होता है पेशेंट का? टैकीकार्डिया। पेशेंट की जो बीपी, जो टैकीकार्डिया, जो पल्स बढ़ी होती है, उसको क्या किया जाता है? नेग्लेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? नेग्लेक्ट। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और बाद में पेशेंट चला जाता है हाइपोटेंशन में। किसमें? हाइपोटेंशन में। और उसके बाद पेशेंट को हो जाता है कार्डियक अरेस्ट। क्या हो जाता है? कार्डियक अरेस्ट। तो पेशेंट को हमें यहीं पे ग्रैस्प करना है, यहीं पे हमें उसको टैकल करना है कि टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है, और सोर्स ऑफ ब्लीडिंग पता करना है। क्या करना है? सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, ताकि उसको मैनेज किया जाए डिफरेंट तरीके से। ठीक है। हाइपोटेंशन हो गया तो पेशेंट जो है वो स्टेज 4 शॉक में गया। किसमें? स्टेज 3 में। स्टेज 3 में टैकीकार्डिया होता है स्टेज 1 और 2 में, यहाँ पे टैकीकार्डिया होता है। ठीक है। और लास्ट में जो स्टेज 4 है वहां पे होता है डिसओरिएंटेशन। पेशेंट न्यूरोलॉजिकली डाउन होता है, बीपी पल्स अनरिकॉर्डेबल हो जाते हैं, पेशेंट किस में चला जाता है? शॉक में। तो ये चीज ध्यान देने वाली होती है जहां पे पेशेंट हाईली मिसमैनेज होता है। कई बार पेशेंट को इतनी ज्यादा इंजरी होती है कि पेशेंट चला जाता है हेमोरेजिक शॉक में। एक ट्रायड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायड ऑफ डेथ, या फिर लिथल ट्रायड। क्या बोलते हैं? लिथल ट्रायड और ट्रायड ऑफ डेथ बोला जाता है, जिसमें 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है: एसिडोसिस, कोगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया। एसिडोसिस का मतलब होता है कि जब भी पेशेंट का बीपी ड्रॉप करता है तो जितनी भी सेल्स है हमारी, तो उनके अंदर जो है ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से पेशेंट के क्या होता है? लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड, CO2, ये चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसकी वजह से पेशेंट चला जाता है एसिडोसिस में। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको ध्यान देने वाली बात है। कोगुलोपैथी में आपको क्या ध्यान रखना है?
एसिडोसिस में चला जाता है। कोगुलोपैथी का मतलब क्या होता है, जैसे आपके ब्लड के अंदर 1 ग्राम, क्या है 1 ग्राम हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर है, क्या है क्लोटिंग फैक्टर 1 ग्राम है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जब भी पेशेंट शॉक में आता है तो आप NaCRL देते हो, क्या देते हो NaCRL। ब्लड जो है इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता अंटिल कि आपके हॉस्पिटल के अंदर ही ब्लड बैंक हो। तो ब्लड बैंक में तो हम ये क्या करते हैं, ब्लड ये ट्रांसफ्यूज करते हैं ट्रॉमा पेशेंट में NaCRL। सपोज करो पेशेंट 3 जगह से रेफर हो गया, ट्रॉमा का पेशेंट एक छोटे सेंटर पे आया, ब्लड अवेलेबल नहीं था, उन्होंने पेशेंट को 1 लीटर क्या दे दिया, फ्लूइड दे दिया। सेकंड हॉस्पिटल में गया, उन्होंने जाके फिर से 2 लीटर फ्लूइड दे दिया क्योंकि पेशेंट का बीपी क्या है, ड्रॉप हो रहा था। यहां भी ब्लड बैंक नहीं था, इस पेशेंट को दोबारा से एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में भेजा गया। उन्होंने भी जब तक ब्लड पेशेंट का वेटिंग में था, ब्लड जब तक अरेंज हुआ तब तक उन्होंने और फ्लूइड दे दिया। तो इससे क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन मतलब 1 ग्राम जो क्लोटिंग फैक्टर थे आपके ब्लड में, अब उसमें 5 लीटर जो पानी आ गया, 5 लीटर पानी की वजह से क्लोटिंग फैक्टर हीमोडाइल्यूशन हो गया पूरा, ठीक है। अब इतना फ्लूइड उसको दिया गया, ब्लड उसके अंदर है नहीं, तो ब्लड जो है वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में कुछ ही मिनट तक रहता है, उसके बाद वो क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है या इंटरस्टिशियम में चला जाता है। हाइपोथर्मिया हो गया, पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, फर्दर ड्रॉप हो गया, पेशेंट शॉक में जा रहा है। एसिडोसिस, कोगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया। अगर इसमें एक और चीज ऐड हो जाए जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, तो ये हो गया हमारा लिथल डायमंड। क्या हो गया, लिथल डायमंड। इस स्टेज से पेशेंट को वापस लाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्रिटिकल स्टेज होती है, मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डेथ ट्राइड। क्या बोला जाता है, डेथ ट्राइड। अब ऐसे केसेस को हम कैसे मैनेज करें, ऐसे केसेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या है, आपका जो हॉस्पिटल है वो ट्रॉमा सर्टिफाइड, और ट्रॉमा रेदर देन ट्रॉमा सर्टिफाइड, आपके पास पूरी ट्रॉमा टीम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ट्रॉमा टीम होनी चाहिए। वो एक्सपर्ट होने चाहिए, दोज हु आर वेल एक्सपीरियंस्ड इन मैनेजिंग पेशेंट्स ऑफ ट्रॉमा। साथ में आपके हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए। ब्लड बैंक के साथ साथ आपके पास क्या है, राउंड द क्लॉक, ठीक है, ब्लड बैंक होना चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करे सोर्स को कि ब्लीडिंग कहां से हो रही है पेशेंट को। नहीं तो अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लड देते रहोगे और सिर्फ उसको क्रिस्टलोइड मतलब NS और RL देते रहोगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड बैंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्टिवेट करना है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, विदिन मतलब आप 6 यूनिट दे रहे हो विदिन 4 आवर्स के अंदर, 4 घंटे के अंदर 6 यूनिट से ज्यादा आप ब्लड दे रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, क्योंकि पेशेंट को हमें सेव करना है। अब यहाँ पे एक और सर्जिकल टीम आपकी एक्सपर्ट होनी चाहिए, सर्जिकल टीम आपके पास होनी चाहिए जो आपकी कर सके डेफिनेट सर्जरी, और जिसको हम बोलते हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी। क्या बोलते हैं, डैमेज कंट्रोल सर्जरी, जिसको बोला जाता है DCS। ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी का मतलब होता है इट इज ए काइंड ऑफ सर्जरी विच आर नॉट डेफिनेटिव सर्जरी। ये डेफिनेटिव सर्जरी नहीं होती, डैमेज कंट्रोल सर्जरी की जाती है नॉट टू करेक्ट द एनाटॉमी, इट इज टू सेव द लाइफ। यूजुअली हम सर्जरी किस लिए करते हैं, सर्जरी हम करते हैं एनाटॉमी को करेक्ट करने के लिए। क्या करते हैं, एनाटॉमी को करेक्ट, इसको बोलते हैं DCS, डैमेज कंट्रोल सर्जरी। क्या बोलते हैं, डैमेज कंट्रोल सर्जरी। इसके 3 पार्ट होते हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दीज आर लाइफ सेविंग सर्जरी। क्या है, लाइफ सेविंग सर्जरी है। दीज आर नॉट फॉर एनाटॉमिकल करेक्शन, एनाटॉमी को ठीक नहीं करेंगी ये, दीज आर लाइफ सेविंग सर्जरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 3 प्रोटोकॉल होते हैं। एक तो आपकी ICU रिससिटेशन, क्या होती है, ICU रिससिटेशन, और यहाँ पे आता है आपका क्लोजर। इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल लेप्रोटोमी करते हैं। क्या करते हैं, इनिशियल लेप्रोटोमी मतलब एब्डोमेन को ओपन किया जाता है, मोस्टली एब्डोमेन के लिए होती है। एब्डोमेन को ओपन किया जाता है और पैक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, और कुछ नहीं किया जाता। जो ब्लीडिंग सोर्स है उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि जहां से ब्लीडिंग हो रही हो वो रुक जाए। उसके बाद पेशेंट को ICU में रिससिटेट किया जाता है। क्या किया जाता है, रिससिटेट मतलब फर्दर उसकी ब्लीडिंग को हमने पैक किया है ताकि अब पेशेंट को हमें रिवाइव करें। उसके बाद लास्ट में एब्डोमेन को क्लोजर किया जाता है, और जितने भी हमने पैकिंग की है, जैसे हमारे एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं, कितने में करते हैं, 4 में, ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है, ऐसे राइट अपर क्वाड्रेंट,
राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो ब्लीडिंग सोर्स होता है वो होता है लीवर, सेकेंडरी होता है स्प्लीन। तो बाद में फिर ये डेफिनेटिव सर्जरी की जाती है, क्लोजर किया जाता है, और डेफिनेटिव जो पैथोलॉजी है या एनाटॉमिकल करेक्शन किया जाता है, डेफिनेटिव सर्जरी की जाती है। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी को 3 में डिवाइड किया जाता है, इनिशियल लेप्रोटोमी, आईसीयू रिससिटेशन एंड डेफिनेटिव सर्जरी। तो मोस्ट कॉमनली हमें जो ध्यान में रखना है, और इसको कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, डैमेज कंट्रोल सर्जरी। ठीक है, जो कहाँ पे यूज की जाती है, लिथल ट्रायड में। किसमें? लिथल ट्रायड। लिथल ट्रायड। क्या क्या चीजें होती है लिथल ट्रायड में? एसिडोसिस, कोगुलोपैथी एंड एसिडोसिस, कोगुलोपैथी एंड हाइपोथर्मिया। अगर उसमें हाइपोकैल्सीमिया ऐड हो गया तो देन इट विल बिकम व्हाट, लिथल डायमंड। क्या बनेगा? लिथल डायमंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है ट्रॉमा पेशेंट्स में, क्योंकि ट्रॉमा पेशेंट में मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप जो शॉक होता है वो कौन सा होता है? हेमोरेजिक शॉक। कौन सा होता है? हेमोरेजिक शॉक। हेमोरेजिक शॉक में आपको इमीडिएटली पेशेंट को स्टेज 1, 2, 3 में ही पकड़ना है। 4 में इरिवर्सिबल है, डेथ इनअवॉइडेबल होती है, तो 3rd में ही आपको कैच करना है उसको। कई बार पेशेंट छोटे छोटे सेंटर से कई जगह रेफर होता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग ऑफ फ्लूइड होता है और हीमोडाइल्यूशन होता है, क्लॉटिंग फैक्टर डाइल्यूट हो जाते हैं, दैट फर्दर डिटीरियोरेट द पेशेंट कंडीशन। सो यू मस्ट बी नोइंग लिथल ट्रायड, डैमेज कंट्रोल सर्जरीज। और कभी भी हेड इंजरी की वजह से पेशेंट हेमोरेजिक शॉक में नहीं जाएगा। अगर कोई भी पेशेंट ट्रॉमा का है, सीटी नॉर्मल है, हेड इंजरी इवन दो उसको है लेकिन सीटी नॉर्मल है या सीटी में कुछ फाइंडिंग्स है, पेशेंट शॉक में है, तो ऑलवेज फाइंड द लुक फॉर द चेस्ट, एब्डोमेन एंड pelvis. So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for these health updates in trauma and critical care. Thank you.